तहसील दिसंबर 16। मैं हेज़ल हूँ। सुल्तान मलिक एक कामयाब बिजनेसमैन था, जबकि हेज़ल मलिक उसकी बेटी थी। जितना बाप कामयाब था, बेटी ने उससे भी डबल अपना सिक्का मनवा लिया था। वो 26 साल खूबसूरत मॉडल और एक्ट्रेस थी। खूबसूरत होने के साथ साथ वो बददिमाग और बदतमीज से मशहूर थी। शुरू शुरू में उससे खूब मेहनत की, अपने बाप के खिलाफ जाकर उससे ये पेशा अपनाया, और जब उससे 5 से 6 साल शोबिस को दिए तो वो सब जान गई। अब वो अपनी मर्जी से काम करती थी। वो अपने मुंह फट होने की वजह से बदनाम थी। जितना वो अब शोबिस से दूर जाना चाहती थी, उतना ही शोबिस उसके इर्द गिर्द अपने पंजे गाड़ रहा था। पहले पहल सुल्तान मलिक को अपनी बेटी के पेशे पर एतराज़ था। हेज़ल ने घर छोड़ दिया, और 5 साल बाद जब सुल्तान मलिक को लगा कि उसकी बेटी ने सही रास्ता अपनाया था, तो तब वो उससे मिलने आ गए। अपने सारे ख़ानदान के खिलाफ जाकर अब वो हेज़ल का साथ देते थे। हेज़ल जानती थी कि उसके बाप को उससे मोहब्बत नहीं थी, बल्कि वो अब उनके काम की चीज़ बन गई थी। आज भी सुल्तान मलिक ने उसे अपने घर बुलाया था। वो जानती थी उसे क्यों बुलाया जा रहा था, और वो ये भी जानती थी कि उसे क्या करना था। अब्दुल की बात पर उसने सोचा था कि खुद को ख़त्म कर ले। फिर उसे ख्याल आया कि आखिर क्यों, आखिर हम अपने खौफ को क्यों नहीं मार सकते, हम उनसे पीछा क्यों नहीं छुड़वा सकते। उसके अंदर एक अज़ियत की गहरी लहर उठी, और सब तहस नहस कर गई। माजी में की गई गलतियाँ, बेचैन हाल उसे किसी तौर जीने नहीं देता था। वो आईने के सामने बैठी खुद पर खूब मेहनत कर रही थी। उससे गहरे गले और बिना आस्तीनों वाला सुर्ख रंग का क्रॉप टॉप पहना था। नीचे स्याह रंग की जॉर्जेट की ड्रेस पैंट, और ऊपर स्याह कोट। बालों को उससे ऊंची पोनी में मुकैद कर लिया। सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाने के बाद उसने लिप ग्लॉस लगाया, और सूखी ऊंची हील पहनकर उससे अपना आखिरी जायजा लिया। वो मॉडल थी, जानती थी कब कैसे तैयार होना था। वो एक्ट्रेस थी, जानती थी कब किस पर गज़ब ढाना था। फ़ोन फिर से बजने लगा। 1 घंटे में कुल 27 बार फ़ोन आया था। इस बार उससे फ़ोन उठा लिया। यस डैडी। लहजे में मिठास भरने की नाकाम कोशिश की गई। दूसरी जानिब से ना जाने क्या कहा गया। 15 मिनट तक आपके पास पहुंच जाऊंगी। उससे बिना जवाब सुने फ़ोन काट दिया, और फिर उससे एक मैसेज टाइप किया। मैं अपने डीमन से लड़ने जा रही हूँ, पूरे घंटे बाद मुझे लेने पहुंच जाना। उससे अब्दुल को मैसेज किया और अपना बैग उठाती बाहर निकल आई। वो ड्राइविंग करने वाली थी। उसके सारे मुलाजिम छुट्टी पर थे। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी पर रफ्तारी से वेलेंसिया की सड़कों पर घूम रही थी। 15 मिनट बाद वो सुल्तान मलिक के अपार्टमेंट में थी। सुल्तान मलिक यहाँ बिजनेस दौरे पर ही आता था। कुछ दिन रहता और फिर चला जाता। उससे गाड़ी पार्क करने के बाद लिफ्ट का सहारा लिया और ऊपर पहुंच गई। दिल तेजी से धड़क रहा था। वो मजबूत थी, पर आज जो करने वाली थी उसके लिए बहादुरी की जरूरत थी। टक टक करती जैसे ही वो अपार्टमेंट में दाखिल हुई, चारों जानिब जैसे रोशनियां जल उठी। सामने ही बड़े से लाउंज में उसका बाप सुल्तान मलिक अपने किसी बिजनेस पार्टनर के साथ बैठा था। ये घर भी था, लेकिन हुलिया काफ़ी मॉडर्न था। ग्रे बालों वाला वो शख्स उसके बाप ही की उम्र का था। उसे हेसल को ऐसे देखा जैसे खरीदार किसी चीज़ को देखता है। उम्मीद है आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा होगा, वो मुस्कुराकर कहती एक जानिब रख के कीमती सोफे पर बैठ गई। तो ये है वो इंसान जिन्हें आपने मेरे लिए मुंतखब किया है? हेज़ल ने सुल्तान मलिक की जानिब देखते हुए पूछा। दुरानी नाम है इनका। सुल्तान मलिक ने तारुफ करवाया। दुरानी साहब, ये मेरी बेटी हेजिल है। इन्हें कौन नहीं जानता। दुरानी की आंखों की चमक बढ़ गई। हेज़ल उन आंखों में छुपी गंदगी और खुलासत बआसानी देख सकती थी। मुझे भूख लगी है, मेरे ख्याल से पहले खाना खा लेना चाहिए। वो उन दोनों को वहीं छोड़ दी फौरन उठी और एक आधा से चलती डाइनिंग हॉल की तरफ चली गई। उसका सरापा देखकर जो खुशी जो चमक दुरानी के चेहरे पर थी, उसे सुल्तान मलिक ने भांप लिया था। वो जान गया था अब दुरानी किसी सूरत इस झील से पीछे नहीं हट सकता था, जिसका सुल्तान मलिक पिछले 6 महीनों से तलबगार था। अब तो दुरानी उस पर मज़ीद मेहरबान होने वाला था। वो दोनों उठकर हेसल के पीछे ही डाइनिंग हॉल में आए, जहाँ एक निहायत खुशगवार तिकोनी मेज़ रंग बिरंगे खानों से सजी हुई थी, और हेज़ल उन दोनों का इंतज़ार किए बिना ही खाना शुरू हो चुकी थी। माज़रत, मुझे कुछ ज़्यादा भूख लगी थी। उसे दुरानी की जानिब इस तरह देखा कि दुरानी को अपना आप खौफ में उड़ता महसूस हुआ। वो तीनों अब तिकोन की 3 किनारों पर बैठे थे। हेज़ल पूरी तवज्जो से खाना खा रही थी, जैसे इससे अहम काम कोई ना हो। यूं भी वो सुबह से भूखी थी। दुरानी साहब चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द निकाह की रस्म अदा कर लें।
दरअसल ये वेलेंसिया सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आए हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं और तुम्हें खुश रखेंगे। कोई बाप ऐसे कैसे कर सकता है? निवाला उसके गले में ही अटक गया। उसे पानी पीना पड़ा, वरना सांस कहाँ लिया जाता। वो गहरा सांस फिजा में खारिज करती अपनी बाप की तरफ मुतवज्जो हुई। कितने अच्छे हैं ये डैडी, आप जितने अच्छे हैं या आपसे ज़्यादा। इस बार वो तलखी न छुपा पाई। सुल्तान मलिक का हाथ रुका। अगर आपके जितने अच्छे हैं तो मैं सिर्फ अफसोस कर सकती हूँ। वो दोनों बाप बेटी उर्दू में बात कर रहे थे, जबकि दुरानी को उर्दू समझ नहीं आती थी। आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? फिर वो दुरानी की जानी मुतवज्जो हुई। लहजा हाले से स्पाइन में था। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो उसे सवाले नजरों से देखने लगी। कुछ भी। दुरानी फैला। पहली बीवी और बच्चे हैं? इस सवाल पे दुरानी के चेहरे का रंग उड़ा। हेजल, ये सब मैं तुम्हें बता चुका हूँ। सुल्तान वाली का लहजा सख्त हुआ। मुझे भी अपनी तसल्ली करने देना, मैं बस जनरल नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ। वो उन्हें प्रोफेशनल अंदाज से मुस्कुराकर जवाब देती फिर से दुरानी की तरफ मुतवज्जो हुई। तो आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। ये शादी मंजर आम पर आएगी या मैं आपकी खुफिया बीवी रहूंगी? अंदाज इतना सर्द था कि दुरानी को अपने वजूद में छूंटियां रेंगती महसूस हुई। उससे घबराकर सुल्तान मलिक की तरफ देखा। शादी आप मुझसे करना चाहते हैं, डैडी से नहीं? तो मुझे देखकर जवाब दे। वो शायद आज आंखों से भस्म करने का इरादा करके आई थी। पहले शादी हो जाए, ये सब बाद में देखा जाएगा। सुल्तान मलिक ने बात संभालते हुए हेसल को घूरा और हेसल बामुश्किल खुद पर कंट्रोल कर पाई। और वो कुछ सोच कर ना आई होती तो इस वक्त ये खाने की मेज़ दुरानी और सुल्तान मलिक पर उलट कर जा चुकी थी। पर अब उससे उससे कुछ बड़ा करना था। वो खामोश हो गई। खाने के बाद सुल्तान मलिक उसे दुरानी के साथ ड्रिंक रूम में छोड़कर खुद बाहर आ गए। वो चाहते थे दुरानी मुतमईन होकर उससे बात कर ले। गहरे रंग की दीवारें जो बेशकीमती तस्वीरों से मेसिन थीं, उन पर एक जाने बड़े से शेल्फ में कीमती ड्रिंक्स रखी थीं और उसके साथ बना छोटा सा काउंटर था जिस पर सारा सामान रखा था। क्या लेना चाहेंगे आप? दुरानी ने अपना कोट उतारकर सोफे पर रखा तो हेसल ने काउंटर की जानिब बढ़ते पूछा। जो आप पिलाएं। बशासत से जवाब आया। वो मुस्कुरा दी और उसके लिए ड्रिंक बनाने लगी। उससे अपने और दुरानी की ड्रिंक्स बनाई और फिर उठाकर उस तक आई। ड्रिंक लेते वक्त दुरानी ने उसके हाथ को जानबूझकर छुआ। वो पुरसुकून रही और उसके सामने ही बैठ गई। सीलिंग में नस्ब सर्द रोशनियां कमरे के अंधेरे को कम करने की कोशिश कर रही थीं। तो कितने महरीदा है आपने मुझे। वो मुस्कुराई यूं जैसे यही उसका काम हो। अब तक तो दुरानी भी समझ गया था कि वो एक बोल्ड लड़की थी। खास चीज़ों की कीमत नहीं होती, उन्हें बस हासिल किया जाता है। वो हबासत से मुस्कुराया। चीयर्स। उसने ग्लास वाला हाथ आगे बढ़ाकर इशारा किया और फिर लबों से लगाया। मेरे लिए क्या कर सकते हैं? सब दे सकता हूँ, जो आप मांगे। वो अब खूंट खूंट पीने लगा। जान भी? इस बार दुरानी के चेहरे की मुस्कान सिमटी, जबकि वो अभी भी मुस्कुरा रही थी। शायद। वो पक्का खिलाड़ी था। अगर मैं शादी न करना चाहूँ? मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे बस आपसे मतलब है। अगर आप ना करना चाहें तो कोई मसला नहीं, हम ऐसे भी रह सकते हैं। ये तो मिस्टर मलिक के कहने पर कर रहा हूँ। सुल्तान मलिक पक्का सौदागर था। शादी करके पक्का सौदा करना चाहता था कि कहीं वो मुकर ना जाए। उसकी बात सुनकर हेसल उठी और अपना कोट उतार कर वहीं रखा और खुद ग्लास रखने के बहाने काउंटर पर आकर खड़ी हो गई। उसके बाजू नुमाया थे। उसका वजूद दुरानी के अंदर आतिश भर रहा था। आज रात के बारे में क्या ख्याल है? वो उसकी जाने पुश किए बोली। उसकी बात सुनकर दुरानी मुस्कुरा उठा और फिर उठकर धीरे धीरे उससे करीब आया। वो उसके हैंड पीछे आकर खड़ा हो गया। खुशबू में बसी हेसल इस वक्त किसी को भी पागल कर सकती थी। दुरानी ने अपना दाना हाथ उसके कंधे पर रखा। मुझे बस तुमसे मतलब है, तुम्हारे इस खूबसूरत वजूद से, बाकी किसी से नहीं। वो उसकी जानिब झुका। इससे पहले कि वो उसे छू पाता तभी वो एक झटके से पलटी और काउंटर पर रखी छुरी उठाकर पूरी कुव्वत से उसके बाजू पर दे मारी। ये वो अपने साथ लाई थी। दुरानी किसी जख्मी जानवर की तरह चिल्लाया। वो फिर से वार करने लगी। तब दुरानी डर कर पीछे हुआ और गिर गया। उसके बाजू से खून उबल पड़ा था। वो खूंखार शेरनी की तरह उस पर झुकी। दुरानी की आंखें फट आईं। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें ख़त्म कर दूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम मुझे याद रखो। चीख की आवाज़ सुनकर सुल्तान मलिक वहाँ आया और हेसल को दुरानी पर झुके देखकर वो चिल्लाया और हेसल की जानिब बढ़ा। खबरदार। उससे अब छुरी का रुख अपने बाप की जानिब किया। खबरदार, वरना मुझे एक ऐसे बाप का कत्ल करने में कोई दुख नहीं होगा
जिससे अपनी बेटी का सौदा किया हो। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई। उसकी आंखें अंगारा बन चुकी थीं, जिनसे लावा बहने को तैयार था। दुरानी जमीन पर पड़ा करा रहा था। आइंदा कभी मेरा तो क्या, किसी भी लड़की का ख्याल अपने दिमाग में मत लाना। वो दुरानी को वार्न, जबकि सुल्तान मलिक को नजरअंदाज करती वहां से भागते हुए निकली थी। उसे डर था वो अपनी जमा करदा हिम्मत न खो दे। भागते हुए उसकी आंखों से आंसू जारी थे। कैफे सेंट जॉन में जा रही हो? वो किसी जिन की तरह हाजिर हुआ। एमा, जो फ़ोन पर चूकी लोकेशन देख रही थी, हड़बड़ा गई। फ़ोन हाथ से गिरते गिरते बजा। उसे झटके से ऊपर देखा तो वो बालों की पोनी टेल किए अपने मखसूस हुलिये में बैग कंधे पर अटकाए उसकी जानिब खड़ा था। ईमान ने कहा जाने वाली नसों से उसे घूरा। तुम्हें क्या तकलीफ है? क्यों जिन की तरह हाजिर हो जाते हो? भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं वहीं जा रहा था, बल्कि तुमसे पूछने आया था। वो सारी दुनिया की शराफत अपने अंदाज में समो लाया था। तो जाओ ना। वो जो अकेली जाने का प्लान बना रही थी, अब उससे अपना प्लान कामयाब होता नजर नहीं आ रहा था। जब तुमने भी जाना है तो साथ ही चलते हैं। वो तब से उसके सामने बैठ गया। आज उसके पास गिटार नहीं था। वो स्टूडेंट बनकर आया था और ईमान ने पहली बार उसे कंधे पर बैग देखा था। मुझे नहीं जाना। वो उठ खड़ी हुई। चलो मेरे साथ आ जाओ, तुम्हारा उधार चुकाने का अच्छा मौका है। वो भी उसके साथ ही उठा। शुक्रिया। वो आगे बढ़ गई। वो बहुत अच्छी जगह है। दरख्तों के नीचे बैठकर ड्रिंक पीने का अपना ही मजा है। मुझे लगता है तुम्हें विजिट करना चाहिए। वो उससे चिल्ला कर रखा करने लगा। वो नजरअंदाज करती चलती रही। तुम अकेले नहीं जा पाओगी, वो यहाँ से काफी दूर है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि वहाँ कौन सी बस जाती है। वो फिर चिल्लाया, लेकिन उसके लबों पर मुस्कान थी। मेरे पास गूगल मैप है। उससे पलट कर देखना जरूरी नहीं समझा। गूगल मैप किसी दोस्त का मुकाबला नहीं कर सकता। इस बार उससे कदम थमे। मैं दोस्त नहीं बनाती। वो फिर से चल पड़ी। यहाँ अकेले घूमना फिरना मुनासिब नहीं है, किसी ने अगवा कर लिया तो। बेचारी अकेली लड़की। वो रुकने वाला नहीं था, पर इस बार ईमान रुक गई। वो खड़ी रही और अब्दुल मुस्कुरा दिया। वो भागता हुआ उससे करीब गया। तीर निशाने पर लग चुका था। वेलेंसिया में ओल्ड टाउन घूमने फिरने के लिए एक बेहतरीन जगह थी, खासतौर पर बारियो डील कार्मेन, जिसमें तंग सड़कें, बुटीक शॉप्स, गैलरियाँ, रेस्टोरेंट और बार से। ईमान कैफ़े सेंट जूमी को तलाश करने की ख्वाहिशमंद थी और वो अब्दुल के साथ यहाँ मौजूद थी। अब्दुल को यहाँ का एक्वा डी वेलेंसिया मशरूब, जिसे बीच कैपिटल भी कहते हैं, बहुत पसंद था। सेंट जोमे में एक छोटा सा बार था जो एक साबका दवाखाना था, लिहाजा अंदर सिर्फ एक दो मेज़ें रखने की जगह थी। ये मशहूर मशरूब वेलेंसिया वाटर के नाम से जाना जाता था। ये सादा कॉकटेल एक क्लासिक हिस्पैनिक मशरूब है जो ताज़ा संतरे का रस, चमकती हुई शराब, वोडका और जिंजर के साथ इस्तेमाल से बनता है। ये देखने में बिल्कुल ऑरेंज जूस जैसा लग रहा था। वो दोनों कैफ़े के बाहर रखी गई मेज़ों में से एक पर बैठे थे। सारी रात से वो उसे घूरती आई थी और वो मुस्कुराती निगाहों से उसे देखकर जानबूझकर चिढ़ाता रहा। इस वक्त ईमान ने सादा ऑरेंज जूस लिया था, जबकि अब्दुल ने बीच कॉकटेल ही ऑर्डर की थी। वो वहाँ आने वाली पहली लड़की थी जिससे वहाँ आकर भी वहाँ के सबसे मशहूर मशरूब नहीं पिया था। शाम होने वाली थी। सर्दी जैसे जैसे बढ़ने लगी, वहाँ मेज़ों के आसपास आग जला दी गई। ये खूबसूरत नज़ारा था। छोटा सा बार कैफ़े जिसके अंदर दाखिल होते ही सामने काउंटर था और उसके पीछे ढेर सारी ड्रिंक्स रखी थीं। काउंटर पर संतरे पड़े थे। अंदर बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए दोनों को बाहर बैठना पड़ा। ईमान ने जूस पीते हुए अपने फ़ोन पर कोई कुछ लगाया और उसे पूरी तवज्जो से देखने लगी। वो अब्दुल से ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाह रही थी। क्या देख रही हो? वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। ट्रू ब्यूटी। तो तुम भी कोरियन देखती हो? बहुत कम, कभी कभी। उसकी बात सुनकर हंस दिया। तुम्हें पता है, कोरियन देखने वाली लड़कियां मासूम होती हैं। और उसकी बात पर ईमान ने पुन में सुकड़ कर उसे यूं देखा जैसे उससे कुछ गलत कह दिया हो। हाँ ना, उन्हें लगता है कोरियन सीरीज की तरह कोई अमीर कबीर और दिलो जान से मर मिटने वाला हीरो उनकी जिंदगी में भी आएगा और सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अंदाज सरासर मजाक उड़ाने वाला था। ऐसा हरगिज नहीं है। तो तुम क्यों देख रही हो? सेकंड लीड ऑन सुन जो के लिए। हीरो छोड़कर उसे देख रही हो, कमाल है। मुझे भी दिखाओ। वो उठकर अपनी कुर्सी घसीटता उसके पास आ गया।
ईमान ने अपना बैग मेज पर रखा हुआ था और फ़ोन को बैग का सहारा दे रखा था। ऐसे हीरो का क्या फ़ायदा जो सबकी खुशी की खातिर आपको दुख दे। हम्म, ईमान ने हीरो को ना देखने की वजह बताई। ये है वो लड़का, ये तो काफी चिकना है, लड़कियों की तरह नर्म और मुलायम। अब्दुल ने कहका लगाया। वो उसे तंग करने से पास नहीं आ सकता था। ये हीरो है। वो अब उसे कहानी सुनाने लगी। सीज़न की आखिरी किस्से। उसे 10 मिनटों में अब्दुल को पूरी कहानी सुना दी। मैंने काफ़ी सारे सीज़न देखे हैं, बहुत किताबें पढ़ी हैं, पर मुझे दुख हुआ उस लड़के यानी सेकंड लीड के लिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हीरो हीरोइन मिल गए, पागल। पर उसका क्या? वो अभी भी हॉर्न पर अटकी थी। उसे तुम फॉलो कर लो, देखती रहना। उसकी बात पर ईमान ने फिर से खुरी से नवाजा उसे। मुझे आज तक कोई एक्टर या एक्ट्रेस पसंद नहीं आए, मुझे सिर्फ किरदार अच्छे लगते हैं। अधूरे किरदार? मुझे तो अक्सर अदाकारों के नाम भी पता नहीं होते। इस किरदार के लिए दुख क्यों हुआ? इसलिए बुरा लगा कि उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो अकेला रह गया। आखिर क्यों? वो उदास हो गई। देखो, मेरी बात सुनो, कहानी में हमेशा बड़े किरदार को ज्यादा सहना पड़ता है। बड़ा रोल चाहिए तो ज्यादा सफर करना पड़ेगा। क्या पता तुम अकेले रह जाओ, पर फिर भी कहानी भी तो तुम्हारी होगी ना। वो अब उसे किसी बड़े पापा जी की तरह समझाने लगा। और फिर ये भी तो देखो ना, हीरो हीरोइन एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, उन्हें मिलना तो था ही। पर हान हीरोइन के लिए दुनिया तक तबाह कर देता। वो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। हीरो दुनिया बचाने के लिए होते हैं, इसीलिए वो अक्सर जीत जाते हैं। यू नो वट, अच्छाई की जीत। उससे कहका लगाया। पर इस बार ईमान ने उसके चेहरे पर असलियत देखी। कुछ छिन जाने की असलियत, कुछ सह जाने की असलियत। अकेले तो हम जैसे विलन्स रह जाते हैं, बस। इस बार उससे खुद पर काबू पाते खुद का ही मजाक उड़ाया। ईमान उसके चेहरे को गौर से देख रही थी। उसकी ग्रे आंखें, पूरी दाढ़ी और रंग बिरंगे बाल, उसकी मुस्कुराहट एक पल को उलझी। ऐसा क्यों लगता है जैसे ये चेहरा मैं पहले भी देख चुकी हूँ? वो सीरियस हुई। उसकी बात सुनकर वो फिर से हंसा और सीधा होकर बैठ गया। अच्छा, कहाँ देखा था? पाकिस्तान में, रेलवे स्टेशन पर। इस बार अब्दुल की मुस्कुराहट सिमटी। उसके चेहरे का रंग बदला। गलतफहमी हुई होगी, मैं आज तक पाकिस्तान नहीं गया। वो एकदम संजीदा हो गया। हाँ, पर फिर भी वो अभी तक उलझन का शिकार थी। चलो उठो, हम लेट हो रहे हैं। वो झटके से उठ खड़ा हुआ। ईमान ने हैरत से उसके बदलते रंगों को देखा। शाम अब आहिस्ता आहिस्ता गहरी होने लगी थी। उससे उठते हुए अपना बैग और कोट उठाया। कोट पहनने के बाद उससे बैग कंधे पर डाला। तब तक अब्दुल ने वापसी के रास्ते पर कदम बढ़ा दिए। रुको अब। वो अपना मोबाइल थामती उसके पीछे भागी। सड़कों पर मौजूद सर्द रोशनियां अब जल उठी थीं। हेसल भागती हुई नीचे आई तो अब्दुल बाहर गाड़ी के पास उसका इंतजार कर रहा था। वो इस वक्त इस कदर डर चुकी थी कि बेख्तियार उसे देखते ही उससे गले लग गई। अब्दुल साकित रह गया। वो बदनाम था, पर फ्लर्ट उससे आज तक नहीं किया। और कहाँ एक खूबसूरत लड़की की इतनी गुर्बत। वो बेतहार रो रही थी। प्लीज़ चलो यहाँ से, वो रोते हुए कहने लगी। अब्दुल ने आहिस्ता से उसे खुद से अलग किया। उससे अपनी धड़कनों को भरते पाया और फिर अपनी जैकेट उतारकर उससे कंधों पर रखी और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बिठाया। वो शदीद खौफ से कांप रही थी। अब्दुल ने ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो घुटनों पर सर जुमाए रोए जा रही थी, जबकि अब्दुल कुछ ना बोला। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सिसकियां बंद होती गईं। उससे अब गाड़ी एक वीरान जगह पर रोकती थी। कुछ देर बाद गाड़ी में एक मायूस सी बू फैल गई। जैसे ही हेजल ने सर उठाया, अब्दुल को सिगरेट के मरहोलों में गुम पाया। उससे अब तक एक लफ्ज़ नहीं बोला था। उसने जी भर के हेजल को रोने दिया था। वो कई लम्हे उसे देखती रही। कितना अजीब इंसान था वो, कितना संजीदा और बेरहम सा। कहाँ वो अपनी ड्राइविंग की जॉब से गायब रहता था और कहाँ उसके एक मैसेज पर आ गया था। वो उससे देखती रही। कितने लम्हे ऐसे ही गुजर गए। अब्दुल ने पलट कर उसे नहीं देखा। जब गाड़ी में धुआं भर गया और हेजल एकदम खांसने लगी तो उससे गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया। ठंडी हवा फरहत बख्श महसूस होने लगी। हेजल की आंखें काजल बहने की वजह से काली हो गई थी। उसका वजूद अभी भी हौले हौले लरस रहा था। आज उससे अपने एक बड़े खौफ का सामना किया था और उसे ये सब सिखाने वाला बेनियाज सा उसके साथ बैठा था। उसकी टी शर्ट से उसके कसरती बाजू नुमाया थे, जिन पर अजीबो गरीब टैटू बने थे। थैंक यू आने के लिए। बिलागिर हेजल ने ही बात शुरू की। जरूरत नहीं। संजीदा लहजे में जवाब आया। मुझे सिगरेट मिलेगा? उससे कन अखियों से अब्दुल की तरफ देखते पूछा।
जबकि अब्दुल ने हाथ बढ़ाकर खुले शीशे से सिगरेट बाहर फेंक दिया और फिर उसकी जाने मतवज्जा हुआ। मुझे उम्मीद है आइंदा जब तुम अपने ऐसे किसी खौफ से लड़कर आओगी तो मदद के लिए मेरी या किसी की ज़रूरत नहीं आएगी। इतनी संजीदगी, वो बस देखती रह गई। मुझे जाना है अब। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बाहर निकलने लगा तो हेज़ल ने फ़ौरन उसका बाजू पकड़ लिया। उसके अगले सवाल पर अब्दुल साकित रह गया। शादी करोगे मुझसे? साएं साएं करती खामोशी अब्दुल को अपने चारों जानिब बैन करती महसूस हुई। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि वो 7 अरब एटम जो हमारे जिस्म को बनाते हैं, जिनमें कोई भी हाँस कोई भी आम नहीं होता, जो वक्त के साथ तब्दील होते रहते हैं, आखिर उन्हें क्या पड़ी थी कि वो सब मिलकर हमें शक्ल दें, वो इतने सालों तक जुड़े रहें? आखिर क्यों? ये एटम हमसे बदले में क्या चाहते हैं? क्यों उन्होंने हमें कायम रखा? 60-70 साल और कभी कभी उससे भी ज़्यादा। मैं सोचती हूँ मरने के बाद अगर ये तमाम एटम किसी सूरत में जमा होकर सामने आ जाएं और सवाल करें कि हमने ज़िंदगी की इस मोहलत और उसमें मैसर वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। अगर कभी इन एटमों ने हमसे हिसाब मांग लिया, अगर कभी ये सब अलग अलग होकर हमारे सामने सवाल को हो जाए, तो हम क्या जवाब दे पाएंगे? उसके चमकते नाखूनों वाले हाथ तेजी से कीबोर्ड पर चल रहे थे। सिर्फ उंगलियां नजर आ रही थीं, जबकि बाकी हाथ सफ़ेद रंग की ऊनी शर्ट के लंबी आसीनों में छुपे थे। वो पूरी तवज्जो से अपने कॉलम पर काम कर रही थी जब उसका फ़ोन बज उठा। उसकी तवज्जो हटी। साथ रखे फ़ोन पर झुककर देखा तो मासिल का फ़ोन था। आज पूरा हफ्ता हो गया था कोर्स ख़त्म हुए। उससे ना तो मासिल को देखा था ना उसका फ़ोन आया था, और आज पूरे हफ्ते बाद वो उसे कॉल कर रहा था। वो अभी अपना कॉलम पूरा करना चाहती थी, पर उसका ज़हन एकदम ही जैसे खाली हो गया। फ़ोन फिर से बजने लगा। उससे गहरा सांस लिया और फ़ोन उठाकर पीछे सोफे से पुश टिका दी। वो इस वक्त सोफे पर आलती पालती मारे बैठी थी। बाल आज भी फोल्ड थे। आतिशदान में जलती आग ने छोटे से लौंज को खूब गर्म कर रखा था। हेलो, उससे बाएं हाथ से अपनी गर्दन को दबाते बोला। अब वो दाएं बाएं गर्दन को हिलाती अपनी अकड़ाहट को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगी। कैसी हो? शिद्दत जज्बात से पूछा गया। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? वो नॉर्मल रही। मैं ठीक नहीं हूँ। वो बेख्तियारी में अपनी हालत बता गया। जी? मेरा मतलब फ्लू हो गया था, आजकल मेडिसिन ले रहा हूँ। मासिल ने बात बदल दी। गेट वेल सून, मजबूरन कहना पड़ा। कल लॉस अरीना पर एक छोटी सी पार्टी कर रहे हैं। वक्त रात 8 बजे। सभी स्टूडेंट्स होंगे। मैंने लोकेशन और वेन्यू भेज दिया। मुझे उम्मीद है तुम आओगी। मेरे लिए ना सही, शायद स्टूडेंट्स की खुशी की खातिर। यकीन, बेयकीनी और खौफ, क्या कुछ नहीं था उसके लहजे में। एमा तो कुछ बोल ना पाई। कई लम्हे खामोशी छाई रही। आओगी ना? फिर से पूछा क्या? कोशिश करूंगी। वो फौरन इनकार नहीं कर पाई। मैं जानता हूँ तुम्हारी कोशिशें कभी नाकाम नहीं हुई। मैं इंतज़ार करूँगा। उससे फ़ोन बंद कर दिया। एमा तसबसक का शिकार बैठी रह गई, जबकि दूसरी जानिब मासिल ने पलटकर शनाया को देखा, जो हसरत भरी निगाहों से उसे देख रही थी। वो आएगी, वो आ रही है। मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। वो बहुत खुश था, बहुत पुरजोश। कल वो उसे बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला था।